पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स? कुछ पढ़ा स्टार्टिंग में? बेसिक जो मैंने पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट है, याद है? रेट ऑफ रिएक्शन कब लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कब लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस हमने देखा है। तो इससे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे, शायद एक ही न्यूमेरिकल्स लिया है हमने वहां पे, और भी लेंगे। तो शायद आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोगों ने? एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, ओके साहिल, हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही ना? बाकी अच्छा, इंडेक्स क्वेश्चन किए, वो तो सॉल्व ही हो गए ना इंडेक्स क्वेश्चन तो। ओके 2 या 3 थे। ओके तो फिर मैं आज भेज दूंगी, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी, फिर अगर एक दो ही थे तो मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ। ओके, होमवर्क के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। मुझे लगा ज्यादा क्वेश्चन हो गए उसमें एक्सरसाइज में, ठीक है, बट उसमें कोई डाउट नहीं है ना, ज्यादा कुछ डाउट नहीं, हमने कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हमको पता है कि अगर रिएक्टेंट का, हमने दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन देखी, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, अगर C1 टू C2 जा रहा है, एट टाइम T1 टू T2 जा रहा है, तो दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, हमने उसके ग्राफ भी देखे हैं। देन हमने देखा कि एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको कैसे लिखेंगे, माइनस क्यों लिखते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो इस तरह से हमने देखा रिएक्शन, और हमने इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अभी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हो, गुलबर्ग एंड वैगे ने दिया था। किसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन? गुलबर्ग एंड वैगे ने लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था। तो हेडिंग डालना है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग एंड वैगे। केमिकल काइनेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction is directly proportional to the, is directly proportional to the product of active mass of the reactant, active masses of the reactant raised to power of its stoichiometric कोएफिशिएंट। ये हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहां पे पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम में। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अभी मैंने लास्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें से कुछ मास होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो मास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसी को आप बोलते हो एक्टिव मास, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मास। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी यहां पे कल हमने एक रिएक्शन लिखी थी, N1A प्लस N2B प्लस यहाँ पे N3C, और इट गिव्स क्या लिखा था यहाँ पे? N4D लिखा था, लेकिन मैं अभी प्रोडक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं, मुझे रिएक्टेंट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा? ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, सी रिएक्टेंट है।
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ बी, और यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी। क्या समझ में आ रहा है? रेज टू पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, n1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना n2 है, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना n3 है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे k है, रेट इज इक्वल टू k, a रेज टू दी पावर n1, b रेज टू दी पावर n2, और यहाँ पे c रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा। c रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n3। व्हाट इज मीन बाय k? k इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट। k क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। अभी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ। इसको हम कहेंगे रेट लॉ, या इसी को हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन, या इसी को हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन। एक तो आप रेट लॉ कहो, या तो क्या कहोगे, रेट एक्सप्रेशन करोगे। क्या समझ में आई है रिएक्शन? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, या रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट नहीं लिया है मैंने, किसका एक्टिव मास लिया है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट का। अकॉर्डिंग टू विच लॉ, दैट इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो नोट करो। चलो नोट कर लिया, रफ कर दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव मास की। ये रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे हमें लिखना है, याद रखना। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अभी यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव मास। इसकी बात कर रहे थे, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसमें से कुछ पार्ट जा रहा है प्रोडक्ट में, वही एक्टिव मास। अभी हो सकता है एक्टिव मास की बात हम सॉल्यूशन में कर रहे हैं, एक्टिव मास की बात हम किस में कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कर रहे हैं। तो जब भी सॉल्यूशन में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन में बात करेंगे, मतलब आपको एक्यू लिखा रहेगा एक्वस स्टेट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसमें लेंगे, मोलैरिटी में। अगर कोई भी एक्टिव मास है उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे एक्यू लिखा हुआ है, या जो रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में है, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे मोलैरिटी। क्या कंसीडर करने वाले हैं, मोलैरिटी। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो गैसेस फेज में होती है, कुछ रिएक्शन क्या रहेगी, गैसेस फेज में होगी। अगर रिएक्शन गैसेस फेज में है तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, जी लिखा रहेगा, और उसके लिए हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम हमेशा कंसीडर करेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा पार्शियल प्रेशर। हाँ यस, पार्शियल पेपर यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी आएगी, तो उसके लिए मोलैरिटी भी कंसीडर कर सकते हो। बट यहाँ पे टोटली सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी जो मोल पर लीटर में रहेगी। और अगर कोई रिएक्शन और कोई एक्टिव मास, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर गैसेस फेज में दिया है, तो उसके लिए क्या कंसीडर करना है, पार्शियल प्रेशर। अभी यहाँ पे कुछ चीजें नोट करना है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें नोट करना है कि जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे, जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखोगे, तो इंटरमीडिएट आर नेवर इंक्लूडेड। फर्स्ट इंटरमीडिएट, जानते हो इंटरमीडिएट, नाम सुना होगा। इंटरमीडिएट यहाँ पे आर आर नेवर इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ, इन द रेट लॉ। क्या कहा इसने,
कि इंटरमीडिएट को रेट लॉ में कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। अभी आप इंटरमीडिएट देखो यहाँ पे, अगर मैंने रिएक्शन ली है A से B, यहाँ पे A प्लस बी है, इट गिव्स C, एंड C प्लस D इट गिव्स E, ये रिएक्शन है हमारे पास। अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा होगा? यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इंटरमीडिएट कौन सा है, तो आपको इंटरमीडिएट कैसे याद रखोगे कि जो रिएक्शन में फॉर्म होता है और रिएक्शन में ही अगर कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है और जो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। उसी को तो आप क्या कहोगे? इंटरमीडिएट कहोगे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सी फॉर्म हो रहा है और सी रिएक्शन में कंज्यूम भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है ये कौन सा रहेगा? सी रहेगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या रहेगा? सी रहेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना इंटरमीडिएट, तो दो रिएक्शन को ऐड करना, ऐड करने के बाद जो भी सेम कट हो रहा होगा वो आपका इंटरमीडिएट रहेगा। तो जब भी आप रेट लॉ लिखोगे, जब भी आप रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ में इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करना है, रेट लॉ में इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड नोट क्या करना है? सेकंड, the reagent which is present, the reagent which is present in excess, present in excess is not included, is not included in the रेट लॉ। अभी कोई कोई रिएजेंट ऐसे होंगे जो एक्सेस में प्रेजेंट है, कुछ कुछ रिएजेंट क्या होगा? एक्सेस में प्रेजेंट है। जैसे वाटर की बात करूं तो बहुत सारी रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है वाटर में होती है, तो वाटर वहां पे एक्सेस में प्रेजेंट है। अभी मुझे बताओ, अगर समुद्र से 2 ग्लास मैंने पानी निकाल दिया तो क्या समुद्र को फर्क पड़ने वाला? 2 ग्लास क्या, मैं तो बड़े बड़े टैंकर निकालू तो क्या समुद्र को फर्क पड़ने वाला? नहीं। तो वही है, अगर मैं कोई भी रिएक्शन कर रही हूँ, उसमें कोई रिएजेंट है जो बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो उसमें से उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन निकल भी गया है तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? अगर कोई रिएक्शन है उसमें कोई रिएजेंट एक्सेस क्वांटिटी में दिया है, अगर उसमें से कुछ जो एक्सेस रिएजेंट है उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकल भी गया हो, तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कांस्टेंट में ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे दैट्स व्हाई द रिएजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। जैसे मैंने यहाँ पे बोलूं, ये ईस्टर वाला एग्जांपल, ईस्टर प्लस H2O, क्या मिलता है आपको? एसिड मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। आप लोग जानते हो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यहाँ पे। तो अगर आप ईस्टर वाली रिएक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है, अगर इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है, कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड है? आपको तो ऐसे लिखना चाहिए था ना, एक ईस्टर है यहाँ पे और दूसरा क्या है? H2 है, बट ये H2 को आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। द रिएजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस दैट इज H2O। रिएक्शन वाटर में ही हो रही है तो वाटर का कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम भी होगा, वाटर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वाटर को आप कांस्टेंट मानोगे, मतलब रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, मतलब वाटर को आप लिखोगे नहीं। तो वही तो लिखा है, द रिएजेंट which is present in excess is not considered in a rate law, उसको इंक्लूड नहीं करना है रेट लॉ में। समझ में आई ये बात? क्या क्या हमने डिस्कस किया है? लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ क्या होता है। साहिल, मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर ही एक्सेस में होता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जहां पे हाइड्रोलिसिस बोले ना आपको, रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, वो कांस्टेंट रहता है। बहुत बाकी तो बहुत कम चीजें आती है। चलो नोट करो। चलो लिख लिया है, यहां तक क्लियर हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन? किसी को डाउट है लॉ ऑफ मास एक्शन में?
सेम हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी शायद पढ़ा था। किसी को डाउट है लॉ ऑफ मास एक्शन में? रेट लॉ क्या क्या नहीं, इंटरमीडिएट नहीं कंसीडर करना है एंड जो रिएजेंट एक्सेस में है उसको कंसीडर नहीं करना है। इंटरमीडिएट कैसे है? जो रिएक्शन में फॉर्म होता है रिएक्शन में ही कंज्यूम होता है। यस साक्षी? ना ना ना, रेट लॉ में हम प्रोडक्ट नहीं लिखते। हमारा रेट लॉ क्या दिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे। चलो नेक्स्ट इन लो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। Next thing, order and molecularity of the reaction. Order and molecularity. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो पहला हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी। पहला जो रहेगा, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? अभी पता है आपको कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड्स करेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड्स इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। जब भी मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही मॉलिक्यूलरिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी है तो उसमें हम मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट व्हिच कोलाइड्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन and to form a product is called as molecularity of reaction. क्या कहा मैंने? Number of reactant, write down the number of reactant which collides in a कौन सी रिएक्शन में? सिंगल स्टेप रिएक्शन। in a single step reaction, the number of reactant which collides in a single step reaction to form product, उससे क्या मिलेगा आपको? to form product is called molecularity of the reaction, is called molecularity of the reaction। समझ में आया कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड्स करता है और हमेशा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब हर जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करे वो प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। हम आगे देखेंगे कोलिजन थ्योरी कि कितना इफेक्टिव कोलिजन होता है। हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है और हर कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, हमें देखना है, पहले तो मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे और आगे चीजें लिखेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसे देखो? पहले जो रिएक्शन है मैं लिख रही हूं यहाँ पे, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आप देखो यहाँ पे Br2 से आपको मिल रहा है 2Br। क्या मिल रहा है? Br2 से आपको यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, तो Br2 से आपको 2Br मिल रहा है। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1। मतलब दिस इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर। एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन किया है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? ऑलवेज 1। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी? 1।
Second is bimolecular reaction. Second is bimolecular reaction. तो what is meant by bimolecular reaction? आपको पता है कि H2 plus I2, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में, यहाँ पे भी गैसियस. It gives 2HI. How many reactant molecules collides and to form product? एक हाइड्रोजन का है, एक आयोडीन का है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है. कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स कर रहे हैं? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी कितनी होगी? 2 होगी. यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2 होगी. अभी देखो, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 1. 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 3. अगर 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा. बट 3 से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन नहीं हो सकती. 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है. द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज मैंने कहा कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स. अभी जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, इनके बीच में एक स्पेस प्रॉपर है, इनके बीच में क्या होगा? प्रॉपर कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. लेकिन कोई एक और आ गया या दूसरा और कोई आ गया, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होता है. यहाँ पे जो कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3. 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है. अगर कोई रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी आपको 3 से ज्यादा दिखाई दे तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसमें मेजर कर रहे हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन में. अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा आ रही है मतलब वो कौन सी रिएक्शन रहेगी? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है. इसीलिए वहां पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा ग्रेटर देन 3 रहती है. पहले इतना नोट कर लो. क्लियर हुआ है मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. कोई भी रिएक्शन दी है तो आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी. यस नितिन, करेंगे ना. मैं एक साथ क्वेश्चन दूंगी सर. आफ्टर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर. चलो हो गया है. अभी इसके कुछ पॉइंट याद रखना है. मॉलिक्यूलरिटी के कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको. एक साल तो जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी ऐसा कुछ पूछा था. देखो अभी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. कैसे रहेगा? राइट डाउन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट. ऐसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. मतलब मैं रिएक्शन देख के बता सकती हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है. मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन देख लूं और रिएक्शन से मुझे समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर है, बाइमॉलिक्यूलर है. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी 0. क्या कभी 0 हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी? नहीं भाई. एक तो कोई मॉलिक्यूल चाहिए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी 0. कभी 0 नहीं होगी. क्या निगेटिव में होगी? नहीं, कभी निगेटिव नहीं हो सकती है. तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी 0, निगेटिव
एंड फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, आप देखोगे कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती है, एंड इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती है। क्लियर हो रहा है? रिएक्शन देख के ही समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। जीरो नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। एंड इंपॉर्टेंट, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी ग्रेटर देन 3। थर्ड इंपॉर्टेंट, molecularity of reaction can't be greater than 3, क्योंकि कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, can't be greater than 3। क्लियर हुआ है? ये पॉइंट याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किस स्टेप में बोलोगे? सिंगल स्टेप में, एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं उसको। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 3 है तो रिएक्शन कौन सी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी। रिएक्शन कौन सी रहेगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो लिख लो जल्दी से। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलो रब कर देती हूँ। अबे ये जो बातें चल रही थी हमारी, किस स्टेप में चल रही थी? सिंगल स्टेप रिएक्शन में। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी रिएक्शन देखो, यहाँ पे 4HBr प्लस ऑक्सीजन O2, यहाँ पे इट गिव्स 2Br2 और 2H2O, क्या मिल रहा है? 2Br2 एंड 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है। अभी मुझे बताओ इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? कितनी आएगी इस रिएक्शन की? मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? जल्दी जल्दी, ध्यान है ना आप लोगों का? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। गुड अथर्व, वेरी गुड नितिन। चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी। क्या समझ में नहीं आ रहा? मॉलिक्यूलरिटी तो पूछा है मैंने, बस 2 ही लोगों को समझ में आया मॉलिक्यूलरिटी। प्रतीक काहे की 2? कैसे 2 आई? मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। भाई उसका गायत्री। अब भाई कैसे? अब भाई ग्रेटर देन 3 है, मुझे पता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। गायत्री हाउ 1? कैसे? मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया मॉलिक्यूलरिटी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यस साहिल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना। प्रतीक 2 कैसे? तूने सिर्फ रिएक्टेंट को पकड़ा, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं पकड़ेगा क्या? गुड आकांक्षा। अरे यहाँ पे ये 4 है, 4HBr 1O2, टोटल 5 रिएक्टेंट है, टोटल 5 है। यस अब ग्रेटर देन 3 है लेकिन 5 है। मैंने कॉम्प्लेक्स देख लिया तो ग्रेटर देन 3 होगा ना। अच्छा, अरे भाई हाँ, तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3 है। जहां पे ग्रेटर देन 3 दिखाई दिए तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझ जाना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मुझे ये समझाना था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग अलग ही आंसर दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। प्रतीक 4 और 1 5 होगी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? 2 नहीं होगी, तूने सिर्फ HBr और O2 को पकड़ा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज 5, मींस मोर देन 3 है। तो दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ भाई, हमें पता चल गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखो रिएक्शन कैसे लिखना है, स्टेप 1। इसी रिएक्शन को भी आपको लिख के दिखाती हूँ हर एक सिंगल स्टेप में। पहले HBr है, HBr की रिएक्शन O2 के साथ हो जाएगी तो यहाँ पे HBr HOOBr मिलेगा, ठीक है? मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, HOOBr। अभी यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड, जो HOOBr है, इसके साथ हमें रिएक्ट करना है अगेन HBr।
इसको रिएक्ट करना है HBr, तो यहाँ पे मिल जाता है 2HOBr, 2HOBr। देन स्टेप थर्ड आएगी, देखो यहाँ पे कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 3 स्टेप में। फिर यहाँ पे HOBr, 2HOBr प्लस यहाँ पे अगेन HBr, 2HBr, रिएक्शन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 2Br2 प्लस 2H2, 2Br2 प्लस 2H2। समझने के लिए, रिएक्शन लर्न नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मुझे ये रिएक्शन करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ी, 3 स्टेप की। मतलब दिस रिएक्शन इंक्लूड मोर देन 2 स्टेप्स, 2 से ज्यादा स्टेप है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 3 रहेगी। अभी देखो इनको अगर ऐड करना है आपको, अगर इनको ऐड करना है तो क्या आंसर वही आएगा, देखो HOBr, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक HBr यहाँ पे है, दूसरा HBr यहाँ पे है और 2 HBr यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, 4 HBr हो गए, सही है, 4 HBr। फिर एक बचा हुआ है ऑक्सीजन यहाँ पे तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा है, 2Br2 और 2H2O। मतलब रिएक्शन कौन सी थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। क्लियर हुआ है, रिएक्शन कौन सी थी, कॉम्प्लेक्स। कितने स्टेप में हुई, 3 स्टेप में, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी आई, ग्रेटर देन 3, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी आई, ग्रेटर देन 3। क्लियर है, अभी समझ में आया मॉलिक्युलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये भी देखना है कि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको नहीं छोड़ना है, तो सिर्फ रिएक्टेंट देखोगे, इसको भी कंसीडर करना है। चलो नेक्स्ट डालो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये सब बातें हुई मॉलिक्युलरिटी की। Give the next heading, order of the reaction. रख कर दो, सेकेंड order of the reaction। बात करेंगे ऑर्डर की। राइट डाउन, the sum of the power of all the concentration terms, of all the concentration terms included in the rate law। क्या लिखा मैंने, the sum of the power of all the concentration terms included in the rate law। अभी देखो रिएक्शन लिखिए वही, N1A प्लस N2B प्लस N3C एंड इट गिव्स प्रोडक्ट, जो हमारी रिएक्शन है वही लिख रहे, कोई चेंज नहीं किया। सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। तो आपको पहले रेट लॉ पता होना चाहिए, रिएक्शन का रेट लॉ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रेट लॉ दिया गया है, रेट क्या दिया हुआ है, रेट लॉ के concentration of A raised to the power n1, concentration of B raised to the power n2 and concentration of C raised to the power n3। ये मुझे रेट लॉ दिया गया है, ठीक है, गिवन है रेट लॉ, या मुझे पता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या रहेगा, अगर मैंने पूछा है कि भाई ऑर्डर क्या है, तो सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या क्या पावर है यहाँ पे, एक A का पावर n1, B का पावर n2, C का पावर n3। तो यहाँ पे इनकी क्या करनी है, सम करनी है, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3, किसमें, रेट लॉ में। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ऑर्डर कितना हुआ इस रिएक्शन का,
N1 plus N2 plus N3 is the order of the reaction. किसमें? Sum of the power of all the concentration terms included in the rate law. That is the proper order of the reaction. मतलब सबकी जितने भी रेट लॉ दिया है उसमें जो भी पावर होगा उसका आप सम करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अभी मैं कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं रिएक्शन देख के मॉलिक्यूलरिटी बता रही थी कि भाई H2 plus I2 it gives 2HI, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2 है. तो इस तरह से मैं रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकती हूँ. मैं ऐसे रिएक्शन देख रही हूँ और मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दिया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. कुछ आपको गिवन डेटा दिया जाएगा, उससे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा. सिर्फ रिएक्शन देख के आप ऑर्डर नहीं बता सकते हो, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज experimentally determined quantity. This is not a theoretical concept. वो theoretical concept नहीं है. Yes, नितिन. Yes. नहीं, स्टोइचियोमेट्री मैंने कहाँ पे? हाँ, ये हमेशा नहीं होगा. मतलब आपको रेट लॉ नहीं दिया गया है साहिल, अगर आपको रेट लॉ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते हो. मुझे कुछ गिवन डेटा दिया जाएगा, उससे आप ऑर्डर निकालोगे. आगे बताती हूँ मैं, आगे बताती हूँ. पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो. जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता है. चलो लिखो, यहाँ पे लिख लो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे जेई में इसी पे क्वेश्चन आया था. ऑर्डर इज एन experimentally determine quantity. कैसी है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. हम डायरेक्टली नहीं बता सकते. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन जीरो भी हो सकता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम बोल सकते हैं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसी जाएगी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसा है? 0 भी हो सकता है. अभी ऑर्डर से समझ में आएगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है हमें. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इंपॉर्टेंट 0 और फर्स्ट है, बट बहुत सारे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो सकते हैं. चलो नेक्स्ट ले लो. अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं. डालो. एक्सपेरिमेंटल determination of order of reaction. एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अभी देख, अगर आपके पास रिएक्शन लिखिए N2 plus 3H2 it gives 2NH3. ये आपके पास रिएक्शन है. और मैंने कहा कि इस रिएक्शन में आप पहले मुझे मॉलिक्यूलरिटी बताओ. तो आप क्या कहोगे कि 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी
4 मॉलिक्युलरिटी आ रही है इसकी, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 4 है। लेकिन अगर मैंने पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आप ये नहीं कहोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू के N2 रेज टू द पावर 1 H2 रेज टू द पावर 3, और आपने मुझे बता दिया कि मैम ऑर्डर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या यही बताओगे आप लोग मुझे? मैंने कहा कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, तो ये तो गलत हो गया, रिएक्शन देख के नहीं बता सकती हूँ मैं। हाँ, आपने रेट लॉ लिखना कैसे चाहिए था, आपने रेट लॉ इस तरह से लिखना चाहिए था, रेट इज इक्वल टू के N2 रेज टू द पावर x, मुझे नहीं पता है कितना है, H2 रेज टू द पावर y, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाता, x प्लस वाई, क्योंकि x और y की वैल्यू मुझे नहीं पता है। जब मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करूंगी और उससे मैं x और y की वैल्यू निकालूंगी, वो वैल्यू मैं x एंड y में पुट करूंगी, तब जाके वो ऑर्डर आएगा, तब जाके वो ऑर्डर आएगा। रिएक्शन देख के मैं नहीं बता सकती। हाँ, बट आपको रेट लॉ दिया है, यहाँ पे आपको रेट लॉ नहीं दिया था, मैंने लिखा है रेट लॉ, बट कहीं कहीं रिएक्शन में आपको रेट लॉ दिया है। अगर रेट लॉ इस तरह से आपको दिया है, ये 1 और ये 3 दिया हुआ, तो यस, इससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर आपको गिवन है रेट लॉ, तो रेट लॉ में 1 और 3 दिया है तो ऑर्डर 4 होगा, बट रेट लॉ अगर नहीं दिया है आपको, तो आपको x एंड y कंसीडर करना पड़ेगा और x एंड y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, x एंड y की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ है? रेट लॉ दिया है तो बातें आसान हो जाएगी। चलो अभी देखो कैसे निकालेंगे हम, हमें सीखना है कैसे निकालना है ये। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम साथ में, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझेंगे। 2a plus b, it gives 3c at 298 केल्विन, और कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे दिया है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, इनको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.1, 0.3, 0.1 और ये दिया है 0.2। बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 0.3, 0.3 और यहाँ पे 0.4। फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 10 रेज़ टू द पावर -4, 1.2 10 रेज़ टू द पावर -3, 4 into 10 raised to the power -4 and 8 into 10 raised to the power -4, ठीक है। और आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे कहीं पे रेट लॉ दिया है आपको, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको रेट लॉ दिया है? नहीं। तो पहले हम रेट लॉ लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए पहले हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ। तो रेट इज इक्वल टू के, ये वाली रिएक्शन, यहाँ पे ए है, रेज टू द पावर एक्स कर दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी है, और रेज टू द पावर मैंने वाई लिख दिया, और मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे देखो, आपको एक्सपेरिमेंट में कुछ दो वैल्यू कांस्टेंट दिखाई दे रही होगी। एक वैल्यू ये 0.1 ये कांस्टेंट है, और बी में देखो 0.3 है। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि वैल्यू कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले R1 वाली केस लेती हूँ। पहले क्या ले रही हूँ मैं, यहाँ पे R1 कैसे लूंगी, देखो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये मैंने इसको R1 मान लिया, ठीक है, 0.1 रेज टू द पावर x, बी कितना है 0.1 रेज टू द पावर y।
ये बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। और इसका जो आर है उसको मैं बाद में पुट कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में पुट करती हूँ। उसके बाद 0.1 कांस्टेंट वैल्यू देखो ये वाली है 0.1, मतलब कौन सा? R3 वाली बात देखो, R3। R3 क्या होगा यहाँ पे? R3 इज इक्वल टू के, ए कितना है? ए कितना है? 0.1, सॉरी, ए कितना है? 0.1 रेज टू द पावर एक्स। बी कितना दिया है? 0.3 रेज टू द पावर कितना है? y है। समझ में आई ये बात? अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूं R3 बाय R1, क्या किया मैंने? R3 बाय R1, तो R3 बाय R1 करोगे तो R3 कितना है? ये K हो गया 0.1 रेज टू द पावर x, 0.3 रेज टू द पावर y, यहाँ पे K 0.1 रेज टू द पावर x और 0.1 रेज टू द पावर y। यहां तक समझ में आया? R3 बाय R1। के कैंसिल हो गया, 0.1 x, 0.1 रेज टू द पावर x भी कैंसिल हो गया। अभी R3 में रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। R1 कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे y आ जाएगा। 3 रेज टू द पावर कितना है? यहाँ पे y, और यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 3 रेज टू द पावर y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। समझ में आया y की वैल्यू कैसे निकाली है? वही है रेट ऑफ रिएक्शन, वही है नितिन। क्या y निकालना समझ में आया? चलो अभी आप निकालोगे x की वैल्यू। चलो आप x की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। कोई भी दो कांस्टेंट ले लेना। देखो b में कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, y और y सब्सट्रैक्ट कैसे होंगे भाई? पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देना, 3 रेज टू द पावर y हो जाएगा ना। दोनों का पावर सेम है, सब्सट्रैक्ट थोड़ी होंगे। मतलब तुम्हारा है कि 0.3 y ऊपर जाएगा y माइनस y 0। हाँ तो सेम ही तो हुआ ना फिर। चलो 3 रेज टू द पावर 0 लिख दे, तो 3 रेज टू द पावर 0 होगा तो वही तो आंसर आएगा ना 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। चलो सूरज निकाल लिया, गुड। और किसी ने कैलकुलेट किया है? अभी दो कौन से सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? बी वाला देखो 0.3 0.3, मतलब R2 और R3 दिखाई दे रहा है, R2 और R3 दिखाई दे रहा है। गुड प्रतीक। चलो बाकी लोगों ने भी जल्दी जल्दी करना है। R2 और R3 सेम दिखाई दे रहा है आपको, मुझे करने की जरूरत है? ऑर्डर भी बता दो, x की वैल्यू निकालो और मुझे ऑर्डर भी बता देना। प्रीति, साक्षी, नेहा, आदर्श, फास्ट। इतना थोड़ी टाइम लग रहा है। गुड साहिल, गुड नितिन। क्या करोगे? R2 बाय R3 कर दो। गुड साहिल। अब समझ में आया साहिल? ओके। किसी को नहीं समझ में आया है समझा के देना है, x कैसे निकालना है। हाँ या ना में जल्दी आंसर करो, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए देती हूँ मैं, और भी बाकी न्यूमेरिकल्स लेने हैं। गुड संजय।
चलो आपने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है सबने। R2 बाय R3 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेस्ट टू दी पावर x हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे भी 3 रेस्ट टू दी पावर 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। मतलब देखो r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू ना, r इज इक्वल टू k a रेस्ट टू दी पावर 1 b रेस्ट टू दी पावर 0। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 1 प्लस 0 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी देखो यहाँ पे इससे भी बता सकते थे, आप बिना कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। थोड़ा ये रब कर दूं, ये वाला रब कर देती हूँ। आप बिना कैलकुलेट करके भी बता सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन देख के। ध्यान दो जिनको शॉर्टकट ट्रिक्स अपनानी है। देखो ए का ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ये वाला देखो, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लो। अभी ये कांस्टेंट है तो इसको कुछ नहीं करना है। यही वाला देखो, 1 से कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। 1 से 0.1 से 0.3 जा रहा है, मतलब 3 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 4 से कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। जब B का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ रहा है, अगर B का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो B के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आएगी, 0। B के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना। क्लियर हुआ है? इसको तो कांस्टेंट मान लो। 1 से जब ये 3 जा रहा है, 3 गुना इंक्रीज हो रहा है, तब भी अगर B इंक्रीज हो रहा है पर रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब B के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है, 0, मतलब B पे डिपेंड नहीं कर रहा है। A का देखते हैं अभी A का देखते हैं। ये देखो 3 से 3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये 3 से 1 पे जा रहा है, मतलब 3 गुना डिक्रीज हो रहा है। 3 से 1 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी देखो 1.2 से 4 जाना, तो ये भी क्या हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है। जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ही सेम ये डिक्रीज हो रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया, 1। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो शॉर्टकट, अगर आपको चाहिए तो आगे जाके। अगर बी पे इंडिपेंडेंट है, मतलब ये बढ़ रहा है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही, तो 0। जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ए बढ़ रहा है, तो 1। अगर जितना ये बढ़ रहा है उससे अगर ये डबल होता तो ये 2 होता। बोर्ड के एग्जाम में यही करना है, नीट और मेंस में ये ट्राई कर सकते हो, बोर्ड के एग्जाम में ये। ओके चलो एक क्वेश्चन अभी आपको, आप ट्राई करोगे। चलो सेकंड लिखो, दिखाई दे। For the reaction, XA YB, it gives product। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में, ऐसा लिखा होता है एम मतलब मोल पर लीटर, मोलैरिटी। बी का दिया हुआ है मोल पर लीटर में, और यहाँ पे दिया है इनिशियल रेट भी बोल सकते हैं, कई कई बुक में इनिशियल रेट दिया हुआ है। इनिशियल रेट इज नथिंग बट वैल्यू। पहला 0.2, सेकेंड दिया है 0.3, थर्ड इज 0.3, 0.1, 0.1, 0.2। 2 into 10 raised to the power -6, 3 into 10 raised to the power -6, 1.2 into 10 raised to the power
-5। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। राइट रेट लॉ एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलो कैलकुलेट करो और बताओ मुझे। प्रॉपर करो, अभी बोर्ड से एग्जाम में काम में आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलो। रेट लॉ लिखना मतलब ए रेस टू दी पावर कितना है, बी रेस टू दी पावर कितना है, वो पूरा लिखोगे तो रेट लॉ। गुड सूरज, वेरी गुड। नितिन गुड। सूरज ने शॉर्टकट मेथड से किया है ना? अगर शॉर्टकट से किया है तो अभी स्टेप बाय स्टेप कर ले। गुड शुभम। हाँ तो अभी स्टेप बाय स्टेप करो चलो। गुड प्रतीक। बोर्ड्स के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करनी है। गुड साहिल। अच्छा तूने फुल स्टेप किया, गुड। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो आंसर। गुड सूरज। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना है, कंसीडर। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं कंसीडर करूंगी कि आपको आता है और मैं आगे बढ़ूंगी। गुड साक्षी। गुड साक्षी। आलोक एक्सप्लेन करना है, चलो ठीक है। ओके चलो आलोक एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात। क्या करना है आलोक, ये देखो रिएक्शन क्या दी है, देखो पहले रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए रेस टू दी पावर एक्स और यहाँ पे बी रेस टू दी पावर वाई। और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ R1, ये रहेगा R2 और ये रहेगा R3। तो ये दो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे 0.1 0.1। अगर मैं R2 बाय R1 कर दू, R2 बाय R1, R2 क्या लिखूंगी, K। A कितना है R2 में, देखो A कितना है 0.3 रेस टू दी पावर x। B कितना है R2 में 0.1 रेस टू दी पावर y। ठीक है, यहाँ पे K कितना है R1 में ना, R1 में कितना है A 0.2 रेस टू दी पावर x यहाँ पे, और ये कितना है 0.1 रेस टू दी पावर y। ये बात समझ में आई?
के कैंसिल होगा 0.1 रेस्ट टू द पावर y, ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, R2 बाय R1 लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, देखो R2 की वैल्यू भी पुट कर दो भाई, R2 ये वाला 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6, -6 कैंसिल होगा, ये देखो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/1.5 रेस्ट टू द पावर x, और ये भी कितना आ रहा है 1.5 रेस्ट टू द पावर x, यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 1, तो दोनों का सेम है, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। क्लियर है आलोक? अभी हमें निकालना है y की वैल्यू, b के लिए y निकालना है तो मुझे R3 बाय R2 करना पड़ेगा, R3 बाय R2। ठीक है, R3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे के, A का कॉन्सेंट्रेशन R3 में देखो 0.3 रेस्ट टू द पावर x, यहाँ पे B का 0.2 रेस्ट टू द पावर y हो जाएगा, यहाँ पे के R2 में देखो 0.3 रेस्ट टू द पावर x, और यहाँ पे 0.1 रेस्ट टू द पावर y। R3 बाय R2 कितना दिया है 1.2 10 रेस्ट टू द पावर -5, तो मैं 12 इंटू -6 कर दूंगी, और 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6, -6 कैंसिल, के कैंसिल, ये कैंसिल पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर y, ये कितना होगा 4, 2 रेस्ट टू द पावर y, 2 रेस्ट टू द पावर 2, 2 रेस्ट टू द पावर y, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 2। तो रेट कैसे लिखोगे, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के, ए कितना हुआ यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे कोई भी ए लिखो, रेस्ट टू द पावर कितना आ रहा है, ए को x 1, बी रेस्ट टू द पावर कितना आ रहा है 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा 3, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ 3 हुआ। कभी कभी आपको रेट कांस्टेंट, आपको कभी कभी रेट कांस्टेंट क्या है वो भी पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, इसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, जैसे रेट के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, रेट क्या है, मैंने ये इक्वेशन उठाया 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6, ठीक है, यहाँ पे ए क्या रहेगा 0.2, 0.2, और बी क्या रहेगा 0.1 इंटू 0.1, तो यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू वो किसकी रहेगी, आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। क्लियर हुआ है? तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आपका आ जाएगा रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3, -3 प्लस 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 मोलर सेकंड इनवर्स यूनिट। क्लियर है? समझ में आया? अभी किसी को डाउट नहीं है? चलो लेवल बढ़ाया जाए, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, और चलो आगे बढ़ते हैं। जेई के एग्जाम में आप डायरेक्टली भी देख सकते हो और उससे आंसर आ जाएगा। चलो, for a reaction A plus B, it gives C. If the concentration of A double, the rate of reaction double, the rate of reaction double, while if the concentration of B, while if the concentration of B double, the rate of the reaction
the rate of the reaction increases by 4 टाइम्स, मतलब 4 यहाँ पे लिखा है फोल्ड मतलब टाइम्स। राइट रेट लॉ, राइट रेट लॉ। रेट लॉ निकालना है तो पहले आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। चलो ट्राई करोगे। रेट लॉ लिखना है तो आपको पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले रेट लॉ लिखना है। चलो ट्राई करोगे। rate of reaction double, concentration A is double। गुड प्रतीक, वेरी गुड, बड़ी जल्दी निकाल लिया। प्रतीक ये कौन सा था, फर्स्ट था या सेकंड था? ओके वेरी गुड, फिर तो क्या बात है। शॉर्टकट ट्रिक से भी बता सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक से तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट करके देखो। बोर्ड्स में आया तो, अगर बोर्ड्स में आ गया तो क्या करोगे, करके देखो। चलो बाकी किसी का हुआ है? क्या हुआ, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है? concentration of A double, तो rate of the reaction double। चलो जल्दी जल्दी करो, शॉर्टकट में आंसर बता दो, नहीं आ रहा है तो। चलो करें, नहीं आ रहा है, मान लिया कि कैलकुलेट कर रहे हो। क्या साइड मान लिया कि हमें नहीं आ रहा है? तूने मान लिया हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं कोई भी रेट लॉ, हाँ रेट लॉ लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इनिशियल रेट की बात करूं, इनिशियल मतलब शुरुआती जो है इनिशियल वाला, क्या मैं इसको R1 मान लूं? ये R1, तो ये रहेगा यहाँ पे K, और ये हो जाएगा A1 रेज़ टू द पावर X, और यहाँ पे B1 रेज़ टू द पावर Y। मान लिया, आप सिंपल भी मान सकते तो कोई बात नहीं, A1 रेज़ टू द पावर X, B1 रेज़ टू द पावर Y। अभी आपको क्या कहा है कि
जो रेट है वो डबल होगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकती हूँ R2 इज इक्वल टू 2R1। क्या ये बात सही है? ए का कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डबल। कब? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे तो डबल हो रहा है ना। R2 किससे डबल हो रहा है? 2R1 से हो रहा है यहाँ पे। तो हम फाइनल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 क्या होगा? 2 इंटू A1 हो जाएगा। ये A2 बाहर भी लिखा तब भी चलेगा, या अंदर लिखो तब भी चलेगा, कोई नहीं। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A1 हो जाएगा। और B2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? मैं मान रही हूँ यहाँ पे B2 इज इक्वल टू क्या होगा? B1। मैंने अज्यूम कर लिया कि B1 कांस्टेंट है। मैं अज्यूम कर लूंगी यहाँ पे कि B कैसा है? कांस्टेंट है। तो चलो पहले R1 लिखते हैं। R1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? K A1 रेज टू द पावर X B1 रेज टू द पावर Y। एंड R2 क्या रहेगा यहाँ पे? R2 क्या होगा? K A2 रेज टू द पावर X और B2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं K A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है यहाँ पे 2A1 रेज टू द पावर X। B2 इज इक्वल टू B1 है, तो मैं इसको भी कंसीडर कर दूं B1 रेज टू द पावर Y। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद कर लो आप R2 बाय R1, वही वाली प्रोसीजर करना है। R2 बाय R1। चलो R2 क्या है हमारा? देखो यहाँ पे R2 है K 2 रेज टू द पावर X हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर X हो जाएगा। बट यहाँ पे रहेगा A1 रेज टू द पावर X, यहाँ पे रहेगा B1 रेज टू द पावर Y। R1 को देखो K A1 रेज टू द पावर X B1 रेज टू द पावर कितना है? Y है। कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे R2 क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे निकाला है। R2 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना? तो इसके आगे कर दिया। R2 इज इक्वल टू 2R1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर X। R1 कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर हुआ है? समझ में आया? अभी मुझे Y निकाल के दिखाओ फिर, अगर ये समझ में आया है तो। साक्षी नहीं समझ में आया? ओके साक्षी, मैं समझाती हूँ। बाकी लोग जिनको Y ये समझ में आया, Y निकालो। गुड शुभम, नितिन सही है, गुड सूरज। साक्षी स्टेटमेंट सही से पढ़ो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। दो रिएक्शन हो गए, मैंने A1 और A2 लिया हुआ है। किसका कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा? A2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल है, 2A1 हो गया। तो रिएक्शन का रेट भी तो डबल हो रहा है। R2 इज इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। मैंने कहा R1 क्या है? K A1 मैंने लिखा X, B1 Y लिखा है। तो R2 क्या हो जाएगा? K A2 रेज टू द पावर X B2 रेज टू द पावर Y। A2 की वैल्यू क्या पुट की मैंने? ये वाली A2 की वैल्यू क्या पुट कर दी? 2A1 रेज टू द पावर X। और मैंने कंसीडर कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है? कांस्टेंट है। तो B2 इज इक्वल टू B1। तो B2 में मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी? B1। दोनों सेम है। फिर मैंने R2 बाय R1 किया है, तो ये टर्म्स पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। R2 क्या लिखूंगी? 2R1 हो जाएगा। तो R1 कैंसिल हो जाएगा और X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसी तरह से आप कैलकुलेट करो, Y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। Y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। देखो इससे भी समझ में आ रहा था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मतलब B पे यहाँ पे डबल हो रहा है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डबल हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो B के रिस्पेक्ट में कितना आया रेट? 2 आया।
ए के रिस्पेक्ट में रेट कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो यही तो आया ना, A1 B2, वही तो आया डायरेक्टली भी। ये भी डबल, वो भी डबल, तो कोई ये नहीं, 1 होगा। ये डबल हो रहा है तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बस हाँ 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 चल रहा है। y भी निकाल लो इसी तरह से, दो इक्वेशन बना लो, y2 आ रहा है। आप डायरेक्टली भी आंसर बता सकते थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ा, बी भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ा, तो 1। चलो आ गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हुए। Write down. Write down. The rate of reaction. The rate of reaction. 2A plus B. It gives product. Is 3.78 into 10 raised to the power -4 molar per second inverse. When the concentration of A and B are 0.3 molar each. 0.3 molar each. If the rate constant, if the rate constant of the reaction is rate constant of the reaction is 4.2 into 10 raised to the power -3 second inverse. Find the order of the reaction. Find the order of the reaction. शर्वरी, साक्षी, समझ में आ रहा है? प्रीति, आज कोई आंसर नहीं आ रहा है आपका, क्या हुआ? सानिका, मेघा, आंसर नहीं आ रहे। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे। टू ए प्लस बी रिएक्शन दी है। गुड प्रतीक, वेरी गुड। देखो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, इसका तो कर ही लो। इसको मैं 1 कर देती हूँ, तब तक मैं सेकंड लिख के रख देती हूँ। कभी कभी सिंपल आते हैं 1 या 2 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव में। राइट दी रेट लो
for the following reaction. Reaction a reaction that is zero order in A is zero order in A and second order in B. A reaction that is second order in NO and first order in BR2. देखो 1 मार्क्स के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं करना हमें, कुछ नहीं। चलो पहले फर्स्ट का आंसर डालो, निकाला है किसी ने, कितना आया ऑर्डर, सिर्फ प्रतीक ने कैलकुलेट किया, बाकी वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया, उसमें क्या है, अभी तक आंसर नहीं आया। अरे भाई आंसर निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं, इतने हार्ड क्वेश्चन की अभी ये सिंपल क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग रहा है, गलत बात है। गुड साइड, अथर्व गलत है, गुड साक्षी, वेरी गुड। अथर्व क्या गलती कर दी तूने कैलकुलेशन में? हाँ शायद नहीं, सही में गलती कर दी तुझे। गुड नितिन, किसी को नहीं आ रहा है समझा के देना है, ऐसा कुछ है? गुड प्रतीक, वेरी गुड। तो ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, यस गुड प्रतीक। किसी को फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझा के चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, निकाल लोगे या हाँ जल्दी से बोलो, सॉल्व करना है। अभय, आदर्श, क्या हुआ? आदित्य, अरे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या अथर्व, क्या प्रीति आंसर नहीं आया? पवन, सॉल्व करना है बेटा, कुछ भी सॉल्व करना है। तुम लोग इतने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऐसे इसमें फंस जाते हो। चलिए मैं आप कर रही हूँ, मेरे पास वैल्यू है। अरे बताया करो ना, नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है उसमें क्या इतना ये करना। अभी देखो रेट क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू K
a रेज टू द पावर x और यहाँ पे लिखोगे b रेज टू द पावर y। यही तो है ना, मैंने कहा यही लिखना है। अभी रेट की वैल्यू आपको दी है 3 पॉइंट कितना दिया है 78 10 रेज टू द पावर -4 3.78 10 रेज टू द पावर -4। फिर यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी दिया है कि 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना -3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.3, कितना दिया है 0.3 रेज टू द पावर x और ये भी होगा 0.3 रेज टू द पावर y। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करते हैं 3.78 10 रेज टू द पावर -4 4.2 10 रेज टू द पावर -3 0.3 कांस्टेंट यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे x प्लस वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अभी इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर आता है 0.09। शायद ये कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.3 रेज टू द पावर x प्लस वाई। अभी मुझे इसको भी x प्लस वाई की टर्म्स में लेके जाना है तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे कि 0.3 को रेज टू द पावर 2 कर दूं। 0.3 को रेज टू द पावर 2 कर दूंगी तो 0.09 ही तो आंसर आएगा। 3 रेज टू द पावर 2 9 होता है तो 0.3। तो यहाँ पे भी क्या होगा 0.3 रेज टू द पावर x प्लस वाई। 0.3 कांस्टेंट 0.3 कांस्टेंट तो यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो वही तो चाहिए था ना हमें, x प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 आ गया। कितना आया 2। क्लियर हुआ अभी? अरे हाँ कि ना, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन दैट इज रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखना है पहले इसके ए आर इज इक्वल टू के जीरो ऑर्डर इन ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में कौन सा है जीरो ऑर्डर है, से बी के रिस्पेक्ट में कौन सा है सेकेंड ऑर्डर है। लिख लिया, ऑर्डर क्या रहेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यही तो है ना सेकेंड ऑर्डर। बी के लिए आर इज इक्वल टू के सेकेंड ऑर्डर इन एनओ। अभी एनओ दिया हुआ है और सेकेंड ऑर्डर बोला है तो एनओ के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इन Br2। तो Br2 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑर्डर। Br2 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे आते रहते हैं। हर टाइप्स का मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया है, हर टाइप्स का क्वेश्चन लिया है। तो आपको जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो। नहीं है तो मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ, ठीक है? तो उसको ट्राई करो। लास्ट टाइम हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला क्वेश्चन किया था, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करो। और आज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे बोर्ड्स में जेई में क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चलो डाउट क्लियर हो गए सब। अभी हमें पढ़ना है, अच्छा टाइम तो हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। अभी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है आपको पता है कि जीरो ऑर्डर से लेके होता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है। आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा वो जीरो या फर्स्ट ऑर्डर में से। तो उसके डेरिवेशन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा, उसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तो आज तो वैसे भी टाइम हो चुका है और आधे लोग तो वैसे भी निकलते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम पक्का इंटीग्रेटेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले इतना क्लियर कर देना, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ओके चलो बाय बाय एवरीवन। चलो वैसे भी तो जैसे जैसे टाइम होते जाता है ना तो वैसे वैसे तो आधे कम ही होते रहते हैं। ओके चलो बाय।